केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 यूजेस ऑफ द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते क्या हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज आइसोटोप्स। इन आइसोटोप्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है द ट्रीटमेंट विद द रेडिएशंस के ज़रिए ट्रीटमेंट। जिस तरह के हम लोग जानते हैं कि कुछ आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं जो नेचुरली अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा और गामा रेडिएशंस। तो इन रेडिएशंस के ज़रिए हम लोग जो है वो किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग रेडियोथेरेपी का नाम देते हैं। तो जो ट्रीटमेंट जिस चीज़ का किया जाता है, इट्स कैंसर। कैंसर जानते हैं हम लोग कि कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स। अगर बॉडी के अंदर जो है वो एबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए तो उस चीज़ को हम लोग कैंसर का नाम देते हैं। अब उन एबनॉर्मल सेल्स को मारने के लिए हम लोग रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि P32 और SR90 जो है, इन दोनों का इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर द स्किन कैंसर, क्योंकि ये ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं होते, बॉडी के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए स्किन के ऊपर अगर कैंसर है तो इन दोनों को इस्तेमाल करके हम लोग उन एबनॉर्मल सेल्स को किल करवा सकते हैं। उसके बाद जो कोबाल्ट 60 है, इसको इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर द इंटरनल कैंसर। अगर इंटरनल किसी ऑर्गन के अंदर कैंसर है, लाइक लीवर कैंसर और किडनी कैंसर, तो उसको ठीक करने के लिए फिर हम लोग कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू P32 और SR90, तो फिर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि रेडियोथेरेपी के अंदर जो रेडिएशंस बॉडी के अंदर जाती हैं उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कौन से नॉर्मल सेल्स हैं, कौन से एबनॉर्मल सेल्स। तो वो एबनॉर्मल सेल्स के साथ नॉर्मल सेल्स को भी किल करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका यूज़ ये है आइसोटोप्स का, ट्रेसर फॉर द डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। मुख्तलिफ डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए और उनको ट्रेस करने के लिए हम लोग आइसोटोप्स को इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे कि आयोडीन 131 को इस्तेमाल करवाया था फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द गाइटर। गाइटर जिसको गिलर भी कहते हैं, इसके डायग्नोस के लिए जो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, तो आयोडीन 131 को हम लोग इस्तेमाल करवाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस ऑफ द गाइटर। उसके बाद तीसरा इसका यूज़ ये है कि आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस का मतलब ये है कि ज़मीन के नीचे से जो फॉसिल्स वगैरह निकलते हैं, वो फॉसिल कितना पुराना है, उसकी एज कितनी है, उसकी एज को देखने के लिए हम लोग जो है वो आइसोटोप्स को इस्तेमाल करवाते हैं। जैसे कि आपने याद रखना है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाजमी पाए जाते हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सबसे ज़्यादा होता है वो है जी कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन की ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कार्बन जो है वो सारी ज़िंदगी बनता भी रहता है और यूटिलाइज भी होता रहता है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो कार्बन बनना ख़त्म हो जाता है। अब कार्बन जो है ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता रहता है। जैसे जैसे ये अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता जाएगा, वैसे वैसे ये बॉडी के अंदर से ख़त्म भी होता जाएगा। तो हम लोग जो है वो जो भी फॉसल वगैरह ज़मीन के नीचे से निकलेगा, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उसमें कार्बन की अमाउंट कितनी बाकी रह गई है। तो उस लिहाज से हमें पता चल जाएगा कि कितने साल पहले इस फॉसल की, इस प्लांट की या इस एनिमल की या इस ह्यूमन की जो है वो डेथ हुई है। इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं कार्बन डेटिंग। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एजिंग का प्रोसेस देख सकते हैं, एज देख सकते हैं किसी भी फॉसल की। उसके बाद फोर्थ इसका यूज़ ये है कि केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और वो मिलके जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि ये एक रिएक्शन मैंने लिखा है, विच वन इज़ ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल रहे हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है। क्या है कि ये ग्लूकोज वाली ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है या ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो ये किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का आइसोटोप इस्तेमाल करता हूँ 18 और यहाँ पे इसका आइसोटोप इस्तेमाल करता हूँ 16 वाला, तो फिर जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो ग्लूकोज के अंदर आइसोटोप आएगा 16 वाला और ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन आई है ये आएगा हमारे पास आइसोटोप 18 वाला। तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इस नॉर्मल ऑक्सीजन में और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो रही है इनटू ग्लूकोज। तो इस तरह से कौन सा रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा भी जो है वो हम लोग आइसोटोप्स की मौजूदगी से चला सकते हैं।
उसके बाद इसका लास्ट जो यूज़ है वो ये है कि द एप्लीकेशंस इन द पावर जनरेशन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर जनरेशन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूरेनियम 92-235 जो है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसको जब हम लोग एक न्यूट्रॉन के साथ मिलाते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकालता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ से निकलती है। इस जो ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और इस एनर्जी को फिर हम लोग यूटिलाइज़ करवा सकते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करवाने के लिए, और फिर वो स्टीम जो है वो टरबाइंस को चला के तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। इस तरह से पावर जनरेशन के अंदर हम लोग आइसोटोप्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं फॉर अटेनिंग द एनर्जी को हासिल करने के लिए। तो ये कुछ यूजेस हैं आइसोटोप के। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करने हैं, यही लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनेगा कि राइट अ नोट ऑन द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स।